नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन वितरण गौतम में स्वागत है। दोस्तों, इस समय करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी में आए हुए पुराने एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज उसी कड़ी में है भौतिक विज्ञान का पार्ट 3 यानी कि फिजिक्स का पार्ट 3 है। इसमें 40 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। वो सारे एग्जाम जिनमें साइंस पूछा जाना है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना। और इसके पहले हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी, राज्य व्यवस्था और विश्व का भूगोल के कई पार्ट करवा चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कह रहा इसमें से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं। ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे इज राइट। कौन सा कह रहा है? इसमें कह रहा है असत्य है, तो ये हमारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये क्या है? असत्य है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि जो होती है क्या होती है? वो यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ये अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में माध्यम का होना आवश्यक है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? कह रहा विशेषता नहीं है यानी तरंग का गुण नहीं है। ऑप्शन सी माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है, माध्यम तरंग का गुण नहीं है। तरंग में आयाम, तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति होती है। तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती। जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगे होती हैं ऑप्शन सी खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती हैं। याद रखना भैया, ध्वनि तरंगे खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? मतलब कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। और जो ओम होता है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ऑप्शन बी डेसिबल। डेसिबल इज राइट आंसर। जो होता है ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। जो होती है हमारे जैसे फुसफुसाहट की आवाज़ होती है, जैसे किसी के कान में बात करते रहें, उसकी जो तीव्रता होती है 15 से 20 डेसिबल होती है। साधारण बातचीत की 40 से 60 डेसिबल होती है। जो साधारण बातचीत होती है उसकी जो तीव्रता होती है यानी कि इंटेंसिटी होती है वो 40 से 60 डेसिबल होती है। गुस्से में बातचीत जो होती है उसकी जो तीव्रता होती है 70 से 80 डेसिबल होती है। और जो लाउड स्पीकर होता है उसकी जो तीव्रता होती है वो 70 से 80 डेसिबल होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी एक्स-रे। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। जो एक्स किरणें हैं उनका इन्वेंशन किया था रोंटगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोर से निकलने वाली आवाज़ और अनिमेष। जोर से निकलने वाली आवाज़ और अनिमेष आवाज़ का कारण क्या? अनिमेष का मतलब होता है कि एक जोर से निकलने वाली आवाज़ और अनिमेष आवाज़ का कारण क्या है? ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति। ध्वनि का वह लक्षण यानी कि वह कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके कारण ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं, तारत्व यानी कि पिच कहलाता है। ध्वनि का तारत्व यानी कि उसकी पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार का पूरा नाम क्या है? जो सोनार होता है उसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग से बना होता है। सोनार एक ऐसी डिवाइस यानी कि ऐसी युक्ति होती है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए
पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित यानी कि एक ट्रांसमीटर तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज पर लगाया जाता है। इस विधि का उपयोग समुद्र की गहराई, जल के अंदर स्थित चट्टानों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज, पनडुब्बियों आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो ऑप्शन बी सोनार। सोनार इसका क्या है? सही आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी जो थी, टेक्नोलॉजी थी, डेवलप टेक्नोलॉजी थी, वो थी सोनार। सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रडार किससे उत्पन्न है? शब्द जो रडार है वो किससे उत्पन्न है? ऑप्शन डी रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार का संक्षिप्त रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग है, यानी कि रडार है। रडार सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके दुश्मन के जलयानों व वायुयानों का पता लगाया जाता है। एक घूमते हुए एरियल द्वारा यानी कि एक एंटीना द्वारा तरंगें प्रेषित की जाती हैं। प्रेषित करने का मतलब होता है ट्रांसमिट की जाती हैं, और वह वायुयान, जलयान आदि लक्ष्य से यानी कि टारगेट से परावर्तित होकर यानी कि रिफ्लेक्ट होकर के रडार पर लौट आती हैं। प्रेषित और अवग्रहित तरंगों के समयांतर को ज्ञात करके यानी कि प्रेषित, ट्रांसमिट और रिसीव की गई तरंगों के समयांतर को यानी कि समय के अंतर को ज्ञात करके जलयान की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तरंगे जितने क्षेत्र की स्कैनिंग करती हैं उसका चित्र भी रडार के पर्दे पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रारेड किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेज क्या हैं? ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल प्रकाश के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी तरंगें निकलती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते किंतु उनका अनुभव कर सकते हैं। गामा किरणें, यक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें तथा रेडियो तरंगें, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग की जो आवृत्ति होती है वो कम होती है। तरंगों को अवरक्त किरणें इंफ्रारेड कहते हैं और बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराबैंगनी किरणें कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, तो जो लाल रंग की आवृत्ति से कम आवृत्ति की जितनी भी तरंगें होती हैं उनको अवरक्त किरणें कहते हैं, और बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं उनको पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार की किरणें हमें दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? ऑप्शन बी एक्स-रे। एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। इन किरणों को उनके अन्वेषक यानी कि इन्वेंशन या रोंटगन किरणें भी कहते हैं। इनको यानी कि रोंटगन किरणें भी कहते हैं क्योंकि रोंटगन ने इनका क्या किया था? आविष्कार किया था। ये किरणें चिकित्सा में निदान यानी कि डायग्नोसिस के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्ण दैश संचार चैनल का एक उदाहरण है। पूर्ण दैश संचार का मतलब होता है फुल डुप्लेक्स। क्वेश्चन पूछा जाता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल, फुल डुप्लेक्स संचार चैनल यानी कि कम्युनिकेशन चैनल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों, इसका है ऑप्शन डी टेलीफोन की बातचीत। ऑप्शन डी टेलीफोन की बातचीत क्या है? सही आंसर है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि दोनों तरफ से बात होती है। टेलीफोन के द्वारा हम इधर से भी बोलते हैं और उधर से सुनते हैं, फिर उधर से ऑप्शन भी बोलता है। रेडियो प्रसारण क्या होता है? रेडियो जो प्रसारण होता है ये क्या होता है? ये सिंगल होता है, ये होता है हाफ डुप्लेक्स। ये रेडियो प्रसारण हाफ डुप्लेक्स होता है क्योंकि एक तरफ से इसका ट्रांसमिशन होता है। टेलीविज़न का भी एक तरफ से ट्रांसमिशन होता है। वॉकी टॉकी में कुछ दूरी के लिए यूज की जाती है, इसका भी ट्रांसमिशन जो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। जबकि फुल डुप्लेक्स होता है इसको दोनों तरफ से होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब यह हुआ कि इधर से हम बात कर रहे हैं और वो भी उधर से बात कर रहा है एक साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? वॉकी टॉकी जो है ये हाफ डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण है क्योंकि इसमें एक निश्चित दूरी तक ही संचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
इसी तरीके से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी डैश पर आधारित है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी डैश पर आधारित है। ऑप्शन ए, कम दूरी के आवृत्ति वायरलेस संचार पर, कम दूरी के आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन निकट क्षेत्र का एक मानक है जिसकी मदद से स्मार्टफोन तथा अन्य उपकरणों को यानी कि इक्विपमेंट्स को एक दूसरे से स्पर्श करके या फिर करीब ला करके रेडियो संचार स्थापित किया जाता है। रेडियो संचार का मतलब होता है कि रेडियो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। सुचालक नहीं है यानी कि कंडक्टर नहीं है, चालक नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट। चीनी मिट्टी के बर्तन जिन पदार्थों से होकर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक या सुचालक कहते हैं। लगभग सभी धातुएं यानी कि जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिक की कंडक्टर होती हैं यानी कि सुचालक होती हैं, जबकि लकड़ी, रबड़, कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन विद्युत के कुचालक यानी कि इंसुलेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम डैश। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम डैश। ऑप्शन सी, ये सभी अच्छे सुचालक हैं यानी कि चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम ये सभी क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। वह पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश होकर सरलता से प्रवाहित होते हैं उन्हें विद्युत आवेश के सुचालक कहते हैं। जैसे सभी लगभग सभी धातुएं सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, अम्ल, क्षार, लवणों के जलीय विलयन तथा मानव शरीर आदि विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो डैश से बना है। ऑप्शन बी सिलिकॉन। ऑप्शन बी सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है, इसको एसआई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है या पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट साबुन, शीशियों, कंप्यूटर चिप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज स्वीडन के रसायनज्ञ शास्त्री जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने की थी यानी जे बर्जीलियस ने की थी इसकी खोज सिलिकॉन की। और सिलिकॉन को आवर्त सारणी में 14वें स्थान पर रखा गया है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी सर्किट में जोड़ा जाता है तो परपट में पर जो सर्किट होता है उसमें कुल धारा क्या होती है, वो घट जाती है। कुल धारा घट जाती है क्योंकि आई प्रोपोर्शनल भी होता है। आई प्रोपोर्शनल भी होता है यानी कि B इक्वल टू आई आर लिखेंगे और यहाँ से जब हम निकालेंगे I इक्वल टू तो B अपान आर हो जाएगा। यानी कि जब वोल्टेज को क्या कर देंगे, हम स्थिर कर देंगे। जब वोल्टेज को स्थिर कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, श्रेणी में जो जोड़ देंगे तो श्रेणी में जोड़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी क्योंकि I और R जो है, I है किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R। I जो है R के क्या है, व्युत्क्रमण अनुपाती है। जब R बढ़ेगा यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगी, करंट जो है वो घट जाएगी। इसलिए ऑप्शन बी क्या है, सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। इसका जो है ऑप्शन ए विभवांतर कहलाता है। क्या कहता है, एक फार्मूला होता है V इक्वल टू W/Q। यानी कि क्या कह रहा है, किसी विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश यानी कि इसको अगर एक कर दें, एक आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य, जो हुआ कार्य है क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, सही है क्योंकि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। अथवा किसी वैद्युत सर्किट में
परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को चलाने के लिए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह यानी कि करंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। धारामापी, जिसे गैल्वेनोमीटर या एक प्रकार का अमीटर है, क्या होता है? जो गैल्वेनोमीटर होता है या एक प्रकार का अमीटर होता है। अगर ऑप्शन में यहाँ अमीटर होता तो अमीटर को टिक करते। या किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राय इस पर एम्पियर, वोल्ट या ओम के निशान नहीं लगा रहता है। जो ये होता है गैल्वेनोमीटर, इस पर एम्पियर, वोल्ट या ओम के निशान नहीं लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बिलिस कैरियर, ऑप्शन ए बिलिस कैरियर। 1902 में बिलिस हेवीलैंड कैरियर ने विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया था। इनको आधुनिक एयर कंडीशनिंग का पिता कहा जाता है। इस युक्ति के द्वारा, इस डिवाइस के द्वारा परिवेश के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिजली के सेल में टर्मिनल कितने होते हैं? ऑप्शन डी 2। बिजली का जो सेल होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इस टाइप से सिंबल बना होता है, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। विद्युत सेल जो होती है वो क्या होती है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो युक्ति होती है जो विद्युत उपकरणों को कार्य करने के लिए विद्युत ऊर्जा की सप्लाई करती है, आपूर्ति करती है। लगभग सभी विद्युत सेल में 2 टर्मिनल लगे होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? जो लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन सी टंगस्टन। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज टॉर्बन बर्गमैन ने 1781 में की थी। कब इसकी खोज हुई थी? 1781 में इसकी खोज हुई थी। इसका गलनांक जो होता है 34,422 डिग्री तथा क्वथनांक 5,555 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब उद्दीप्त के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्त कहलाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? वो किसके द्वारा संचालित होते हैं? ऑप्शन सी है फैराडे का नियम। मेटल डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके द्वारा धातुएं या इससे संबंधित चीज़ों के उपस्थिति का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, जिसका संचालन विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांतों यानी कि फैराडे के नियम पर आधारित होता है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघरों, मेट्रो स्टेशनों में सामान की तलाशी करते समय मेटल डिटेक्टर जो होते हैं का प्रयोग किया जाता है। जितना बताते हैं ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन इंक्लूड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिजली की मोटर डैश रूपांतरित करती है, यानी कि बिजली की मोटर जो है क्या ट्रांसफॉर्म करती है? तो ये इसका सही ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मोटर होता है, जब उसकी हम बटन ऑन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? पानी मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल वर्क होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य डायनामो के विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन बी बैटरी। जो बैटरी होती है वो क्या करती है? बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी कई प्रकार की होती हैं, किंतु सभी में 3 मूल घटक उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। बैटरियाँ रासायनिक ऊर्जा भंडारित कर उन्हें विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती हैं। जो बैटरी होती है उसका सिंबल इस टाइप से होता है, प्लस और माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। डैश के द्वारा डीसी को एसी में बदला जाता है। ऑप्शन बी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टिकरण। दृष्टिकरण यानी कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को डीसी में बदलती है।
AC टू DC कन्वर्जन का कार्य करती है। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को डायरेक्ट करंट में यानी कि दिष्ट धारा में बदलने का कार्य जो है रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। रेक्टिफायर को क्या कहते हैं? परिवर्तक कहते हैं। AC टू DC परिवर्तक कहते हैं इसको। यह जबकि DC को जब AC में बदलने की जरूरत होती है तो उसके लिए इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जो रेक्टिफायर होता है ये क्या होता है? एक डायरेक्शनल में, इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो क्या होता है? एक डायरेक्शनल में होता है, एक दिशा होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है। इन नंबरों पर ना जाना, ये ऐसे दिए रखे हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है। ऑप्शन डी फैराडे के नियम। ऑप्शन डी फैराडे के नियम। एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी बदले ट्रांसफर करता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है? वोल्टेज के लेवल को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, यानी कि वोल्टेज के लेवल को घटाता या बढ़ाता है। जबकि फ्रिक्वेंसी जो होती है, फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड रहती है, यानी कि 50 हर्ट्ज ही रहती है फ्रिक्वेंसी। ट्रांसफार्मर केवल AC पर ही कार्य करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई या अपचाई करने के लिए करते हैं। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। यानी कि जो जितने भी उपकरण AC वाले हैं, उस AC जो से चलते हैं वो सब क्या करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। जो ये होता है ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक सर्किट में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज होगा। तो इसको देखिए, बी प्रोपोर्शनल आई होता है हमारा, बी प्रोपोर्शनल आई होता है। जब धारा में वृद्धि हो जाएगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कि दोनों क्या है? अनुक्रमानुपाती हैं। जो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती में यही होता है, प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, जो आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन बी 1905 में। अल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्ष 1905 में विशेष सापेक्षतावाद थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी तथा वर्ष 1915 में सामान्य सापेक्षतावाद थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? ऑप्शन सी अजय शर्मा। भारतीय शोधकर्ता अजय शर्मा ने हाल ही में आइंस्टीन E=mc² न्यूटन तथा आर्किमिडीज के द्वारा दिए गए भौतिक के मौलिक नियम को पूर्ण रूप से सत्य मानने से इनकार कर दिया। इसके अनुसार तीनों वैज्ञानिकों के नियम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सत्य माने जा सकते हैं। ऑप्शन सी अजय शर्मा। डैश एक ऐसी डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में परिवर्तित करती है। आमतौर पर ऊर्जा के प्रकार में एक संकेत को किसी अन्य संकेत में परिवर्तित करती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही है, ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर यानी कि जो ट्रांसड्यूसर होते हैं ये क्या करते हैं? एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलते हैं, यानी कि वन फॉर्म एनर्जी को दूसरी फॉर्म एनर्जी में चेंज करने का कार्य जो है ट्रांसड्यूसर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो डायोड होता है प्रयोग किया जाता है, तो डायोड को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि दृष्टिकरण के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर के द्वारा AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि चेंज किया जाता है। जो रेक्टिफायर का उपयोग बहुत से उपकरण जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, माइक्रोवेव भट्टी है, मोबाइल के जो चार्जर वगैरह होते हैं, इनमें क्या किया जाता है? इनका डायोड जो होते हैं यानी कि जो रेक्टिफायर होते हैं इनका उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि जो लाइट इमिटिंग LED यानी कि LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविज़न डैश छोड़ता है। तो ऑप्शन डी दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट। प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED एक अर्धचालक डायोड होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड होता है। ये क्या होता है? सेमीकंडक्टर डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। जब इसको टेलीविज़न में लगाया जाता है तो इसके द्वारा दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट उत्सर्जित होती है, यानी कि इमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशनी के लिए
साधारण बल्ब की जगह एलईडी और CFL यानी कि CFL का फुल फॉर्म होता है CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। डैश की वजह ले रहे हैं, तो इसका जो है हमारा सही हो जाएगा ऊर्जा दक्षता यानी कि जो एनर्जी इफिशिएंसी है उसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन परमाणु कणों में समान परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किन नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी प्रतिकण। जिस प्रकार पदार्थ कणों का बना होता है उसी प्रकार द्रव्य प्रतिकणों से मिलकर बना होता है। प्रतिकण उस पदार्थ को कहते हैं जिसके परमाणु में नाभिक एंटी प्रोटॉन्स और एंटी न्यूट्रॉन्स का बना होता है तथा नाभिक के चारों ओर पॉजिट्रॉन्स घूमते हैं। पॉजिट्रॉन का प्रतिकण इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, तो ऑप्शन डी है चुंबक पत्थर। निम्नलिखित में किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, तो इसमें है ऑप्शन चुंबक पत्थर। चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण चुंबक डैश को आकर्षित नहीं करता। जो साधारण चुंबक होता है वो किसको आकर्षित नहीं करता? तो ऑप्शन बी कांसा को आकर्षित नहीं करता है। एक साधारण चुंबक लौह तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कांसा जो होता है ब्रॉन्ज होता है वो तांबा इसमें 85% और टिन जो होती है 15% होती है। जो कांसा है ये 15% इसमें टिन होती है प्लस 85% इसमें कॉपर होता है यानी कि तांबा होता है। 85% कॉपर यानी कि तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट है और ये अच्छा भी क्वेश्चन है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करते हैं? मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करते हैं? ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ। चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, यानी कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जब किसी चुंबक को मुक्त रूप में छोड़ दिया जाता है तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है। जो ध्रुव दक्षिण दिशा में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव और जो ध्रुव उत्तर दिशा में होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यदि आपने वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका आंसर आपको दे देंगे। और वीडियो को तुरंत अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।